एयरपोर्ट और फ्लाइट में बेहतरीन सर्विसेज चाहिए, रेलवे स्टेशन साफ सुथरा और ट्रेन टाइम पे चाहिए, और स्पीड तो भाई साहब ये हो कि एयरप्लेन भी पीछे छूट जाए और जूम से निकल जाए। सस्ती बिजली 24/7 और फॉल्ट एक कॉल पर सॉल्व होनी चाहिए। बैंक सर्विसेज परफेक्ट और इंस्टेंट चाहिए। काम परफेक्ट चाहिए लेकिन साथ में आरक्षण भी चाहिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब प्राइवेट से नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को आना चाहिए और सरकार सारे काम करे। तो अब आप यहां अगर देखेंगे प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है तो कहीं सरकार की मंशा ऐसे तो नहीं है कि वो इस प्राइवेटाइजेशन के जरिए कहीं ना कहीं बैकएंड में आरक्षण खत्म कर दे रही हो, और जो सरकार नॉर्मल वे में नहीं खत्म कर सकती थी उस आरक्षण को प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दे रही हो। मैं रमेश चंद्रा आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन से आम जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ऐसे ही वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ऐसे वीडियो को पसंद करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अब जो सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार देश को बेच दे रही है, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन करना या ना करना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर के बात करें तो पॉलिटिकली पूरी दुनिया में राइट विंग और लेफ्ट विंग में दो तरह से चीजें डिवाइडेड हैं। राइट विंग पॉलिटिकल प्राइवेटाइजेशन के फेवर में रहती है और लेफ्ट विंग उसके अगेंस्ट में। दोनों के अपने अपने लॉजिक है कि किस वजह से सही है, क्या चीज गलत है। लेकिन हमारे भारत में स्थितियां कुछ अलग होती हैं। जो पार्टी सरकार के सत्ता में होती है वो उसको लागू करती है और ये कहती है कि ये सही है और वो उसको फेवर करती है, और जो भी पार्टी उसके विपक्ष में होती है वो हमेशा अपना विपक्ष का धर्म निभाती है और हमेशा उसको विरोध करती है। इसका एग्जाम्पल है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए 1991 में मनमोहन सिंह जी ने पहली बार लिबरलाइजेशन को सही ठहराया था तो उस समय के विपक्ष ने उसका विरोध किया था। आज वही विपक्ष सत्ता में है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो वही जो उस समय की सरकार थी आज विपक्ष में बैठी हुई है और उसी प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही है। तो अब कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि इनके बहकावे में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं और चीजों को लॉजिकली समझें। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करते हुए जो अभी आज की तारीख में सबसे ज्यादा जनता को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, रेलवे, एविएशन और बिजली विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन है उससे हमको कैसे नुकसान और फायदा होने वाला है वो चीज हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। अब हम यहां पर अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं और पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में लगने वाला जो फंड होता है वो सरकार का होता है और सरकार उससे प्रॉफिट कमाती है और जनता के लिए उसको खर्च कर सकती है। जबकि प्राइवेट कंपनी जो होगी, प्राइवेट कंपनी के साथ स्थिति ये होगी कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम करती है और वो जो प्रॉफिट होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के मालिकान को जाएगा। लेकिन जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वहां पर लेजी वर्क होगा, पुअर कंज्यूमर सर्विसेज होंगी, कम्युनिकेशन पुअर होगा, और वहीं प्राइवेट कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क आपको मिलेगा, एम्प्लॉइज को इंसेंटिव मिलेगा, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगी। जबकि पब्लिक कंपनी में इंसेंटिव और ट्रेनिंग मिसिंग होती है। पब्लिक कंपनी में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उसको चलाती है। जब कोई कंपटीशन नहीं है तो वहां पर कोई इनोवेशन भी नहीं होता है, चीजें जैसे चल रही होती हैं उसी तरह से वो चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में कोई भी सेक्टर अगर प्राइवेटाइजेशन उसका हो गया है तो वहां बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जब आती हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है और सर्विसेज बेहतर हो जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर करप्शन का लेवल बहुत हाई होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और जबकि आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। करप्शन की पॉसिबिलिटी लोअर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होती है, हायर लेवल पे भी एक मिनिमाइज लेवल पे होती है। नौकरी और प्रमोशन के लिए अगर आप बात करेंगे पब्लिक कंपनी में तो आरक्षण के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी और आरक्षण के ही आधार पर आपको प्रमोशन मिलेगा। जबकि अगर प्राइवेट कंपनी में देखेंगे तो जो आपकी मेरिट होगी उसी मेरिट के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलना है और उसी मेरिट के हिसाब से आपको वहां पर जॉब मिल जाएगी।
हाँ, बस सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्राइवेट कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो एक पर्टिकुलर आदमी को मिलेगा और वहां पर मोनोपोली होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार के पास ऑप्शन होते हैं कि वो उन ऑप्शंस को के लिए बहुत सारी चीजें वो कर सकती है और उन ऑप्शंस के लिए रूल्स बना सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मोनोपोली के का बेस्ट एग्जांपल अगर आप नोटिस करेंगे तो मोबाइल की कंपनियों में बहुत सारी मोनोपोली आई, लोगों को समस्याएं हुई तो सरकार ने ट्राई बना। तो अब आप सवाल ये पूछेंगे, जब प्राइवेटाइजेशन में इतना फायदा था तो सरकार ने भारत के आजाद होते ही प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं लागू कर दिया? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत आजाद हुआ था तब हमारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इकोनॉमी थी। व्यापार ज्यादा नहीं था, बाहरी देशों से लेन देन ज्यादा नहीं था, प्राइवेट कंपनियां भी गिनी चुनी थी, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे और उसमें भी हम अपने खाने भर का अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। लोगों के पास पैसा भी इतना नहीं था कि वो प्राइवेट कंपनियां खोल सके। इसके लिए सरकार को खुद ही कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ा और इसी कंजर्वेटिव इकोनॉमी की वजह से 1991 में भारत इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। अगर आप सभी को याद हो तो 1991 में भारत के आर्थिक हालात आज के ग्रीस की तरह हुआ करते थे। भारत भी दिवालिया होने की कगार पे था। उस समय भारत सरकार ने 47 टन सोना विदेश में गिरवी रख करके कर चुकाया था। फिर उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने बहुत सारे चेंजेस करते हुए लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। अब जो लोग ये पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में सरकारों ने क्या किया, पिछले सरकारों ने क्या किया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि उन समय की सरकारों की परिस्थितियां क्या थी, इसको भी एक बार समझने का प्रयास करें। मैं इस चीज को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई 1991 में, उससे पहले की परिस्थितियां कुछ और हुआ करती थी और जो भी सरकार थी उसको देश चलाने के लिए आगे आना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय की। वर्तमान समय में पूरे गवर्नमेंट के सेक्टर्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक। हम जिस प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस स्ट्रेटेजिक सेक्टर में से 18 पीएसयूज पे प्राइवेटाइजेशन लागू करने के लिए आ रही है। हम इन 18 की बात यहां पर नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं रेलवेज, एविएशन और विद्युत निगम की, जिसका कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारी आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि अगर हम रेलवे को देखते हैं तो रेलवे की स्थिति क्या है। तो रेलवे की स्थिति को समझने के लिए हम ये नोट देखें कि आज की तारीख में आपको प्रॉपर तरीके से टिकट मिल जाए, सीट मिल जाए, बर्थ मिल जाए, आप ट्रेवल कर पाएं, इसके लिए हमको 20,000 ट्रेनों की जरूरत है। वास्तव में है कितनी हमारे पास 13,000 ट्रेनें हैं। उन 13,000 ट्रेनों में हमारे गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों मिला करके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 20,000 ट्रेनें हमको चाहिए तो 20,000 ट्रेनें कहां से आएंगी, और गवर्नमेंट के पास उतना फंड भी होना चाहिए। वो फंड रेज करने के लिए अगर सरकार उस चीज को बनाना चाहती है और 2030 तक का उन्होंने बजट रखा कि 2030 तक हम 20,000 ट्रेनों को खड़ी करेंगे, उसके लिए उसको 50 लाख करोड़ की जरूरत है। अब उस 50 लाख करोड़ को बनाने के लिए सरकार ने रेलवे में प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया का कोई पहला देश नहीं है जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन लाने जा रहा है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, जापान है और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत पहले से लागू है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी जगह पर ये सक्सेसफुल है, कहीं पर सक्सेसफुल भी है और कहीं पर फेल भी हुआ है। मैं 2 एग्जांपल आपको ले लूंगा। अगर हम यूके की बात करेंगे तो यूके ने प्राइवेटाइजेशन बहुत सालों पहले किया हुआ था और प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में उन्होंने क्या किया कि पूरे रेलवे को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वो एक अलग कंपनी उसको देखेगी, लाइन बिछाने का काम दूसरी कंपनी काम करेगी, ट्रेन को चलाने का काम दूसरी कंपनी करेगी, सफाई काम दूसरी कंपनी करेगी। अब इसकी वजह से वहां पर दिक्कत आना शुरू हो गई। दिक्कत आना कैसे शुरू हो गई कि जब भी कोई चीज चेंज करनी है, लाइन बिछानी है या रेलवे प्लेटफॉर्म में कोई चेंज करना है, दूसरी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी। जब आपको दूसरी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें समय बहुत लगता था और चीजों को चेंज करने के जो इश्यूज थे वो ज्यादा आने लगे और ये मॉडल यूके के लिए फेल हो गया और बाद में सब्सिडाइज करके किसी भी तरह से इसको चलाया गया। लेकिन अगर आप जापान की बात करेंगे तो सक्सेसफुल मॉडल रहा। जापान ने क्या किया, अलग अलग सेक्टर्स में चीजों को डिवाइड किया, अलग अलग चीजों को सेक्टर में डिवाइड करके एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक पर्टिकुलर कंपनी को दे दिया।
वो पर्टिकुलर कंपनी वहां पर होटल भी चला रही है, अपने रहने का अरेंजमेंट भी कर रही है, स्टेशन भी संभाल रही है, आपके ट्रेन की लाइन भी वही बिछाएगी और ट्रेन को चलाने साफ सफाई से लेकर के सारे काम वही करेगी। और ये मॉडल मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल साबित हुआ दुनिया में। भारत में यही जापानीज मॉडल यहां पर अप्लाई होने जा रहा है। भविष्य में अगर हम देखें तो पीपीपी मॉडल पर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उसको 190 रूट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 151 ट्रेनें वहां पर चलेंगी, सारी जिंदगी के लिए नहीं, 35 सालों के लिए। 35 सालों के लिए पीपीपी मॉडल पे 151 ट्रेनें चलेंगी। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 151 ट्रेनें जो चल रही हैं वो टोटल चलने वाली ट्रेनों का 5% है। तो अब आप भाई पहली बात तो आप ये समझ लो कि रेलवे नहीं बिक रहा है। 5% चीजों को पीपीपी मॉडल पे लाया गया है ताकि फंड जनरेट किया जा सके और इससे सरकार को 30,000 करोड़ का फायदा होगा, जिसको कि सरकार रेलवेज में ही अलग अलग तरीके से लगा सकती है। और इसके अलावा फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी गवर्नमेंट को मिलेंगे और ट्रेन की जो मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन होगी वो मैन्युफैक्चरिंग भी सरकार को नहीं करनी होगी, वो भी प्राइवेट कंपनी करेगी और वहां पर लापरवाही बरतने पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। सवाल उठता है टिकट्स के कि भाई टिकट महंगे हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अभी कुछ ना कुछ फर्क तो उसका पड़ेगा ही, लेकिन टिकट के प्राइसेस को डायनेमिक मोड में रखा गया है। अगर आप 2 महीने पहले टिकट बुक कराएंगे तो वो आपको सस्ते दर पे मिल जाएगा। अगर आप इमीडिएटली 1 दिन 2 दिन पहले जैसा कि तत्काल में कराते हैं वो अगर आप कराने का प्रयास करेंगे तो उसका कुछ ज्यादा पैसा आपको वहां पर देना पड़ जाए। लेकिन तब भी मेरा मानना है कि आप टीटी से नेगोशिएट करके और उसको ब्राइब करके आप पैसा दे करके सीट खरीदते हो परिवार के लिए, उससे बेहतर कि आप सिस्टम से कुछ ज्यादा पेमेंट करें, सरकार का भी बेनिफिट होगा और आप बिना टेंशन के स्टेशन पे जाकर के अपनी बर्थ पे बैठ पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द बेटर मॉडल। अब अगर एविएशन की बात हम यहां पर करते हैं तो एविएशन सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन कोई नई बात है ही नहीं। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारी आजादी से पहले ही 1937 में प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरे प्रावधान बने हुए थे एविएशन सेक्टर में। और हम आजादी के बाद की भी बात करेंगे, हालांकि 91 तक के बाद से लेकर के अब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए या एरोप्लेन के लिए या एयर सेक्टर के लिए नहीं किया, लेकिन उससे पहले 2006 में दिल्ली और मुंबई की एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं। कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलोर के एयरपोर्ट भी पीपीपी मॉडल पे ही चल रहे हैं, बस आपको मालूम नहीं होता है। आपको लगता है कि सब वो लखनऊ का एयरपोर्ट कम अच्छा, दिल्ली का ज्यादा अच्छा है। रीजन यही है क्योंकि वो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हैं, तो वहां पर उन पे साफ सफाई से लेकर के बाकी सर्विसेज ज्यादा अच्छी चल रही हैं। कुछ नया नहीं है इसमें। हम अपने आप को डेवलप कंट्री से कंपेयर करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में ये बहुत सालों से चला आ रहा है। प्राइवेट कंपनी वहां पर प्लेन उड़ाती है और मैनेज करती है, सरकार उसके लिए रेगुलेशंस तय करती है। अगर हम देखें तो पिछले 4 वर्षों से सिविल एविएशन में भारत में 20% की ग्रोथ हुई है। दिस इज ड्यू टू उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम अगर आपको याद होगा तो सरकार ने उड़ान स्कीम लागू की थी और उसमें कहा था कि एक पर्टिकुलर दूरी के लिए इससे ज्यादा किराया आप नहीं ले पाएंगे। तो उससे क्या हुआ, कैपिंग हुई और आम जनता को भी इसका बेनिफिट मिला। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट होगा इन टर्म्स ऑफ द पैसेंजर्स। तो अब मेरा ये सवाल है कि जब पहले से ही ये सारे नियम बने हुए हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो अब आज जब सरकार 6 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पे देना चाह रही है तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं विद्युत निगम की। अब विद्युत निगम में अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो हमको किसी विदेशी सिस्टम को एग्जाम्पल में लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली। दिल्ली की जनता आपको बेहतर तरीके से बता पाएगी कि प्राइवेटाइजेशन से उसको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। 24/7 उनको बिजली मिल रही है। फॉल्ट एक कॉल पे ठीक होती है क्योंकि सरकार ने चीजों को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना रखे हैं। जबकि अगर आप बात करें कि वहां पर बिजली महंगी है सस्ती है, तो ये आपको न्यूज में चीजें मिलती रहती हैं। बाकी ये ग्राफ आपको शो कर देगा कि वहां पर कितनी चीजें महंगी हैं दूसरे और कई सिटीज के कंपैरिजन में। आपको दिल्ली का ग्राफ यहां पर आपको शो किया हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेटाइजेशन से बिजली विभाग के कर्मचारियों के घर पर जो मुफ्त में बिजली जा रही थी वो जरूर रुक सकती है।
जो ये तारों का मकड़ जाल फैला हुआ है जिससे बिजली चोरी होती थी वो कम हो जाएगी और उनके काम करने की जवाबदेही बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप जवाबदेही बढ़ाएंगे तो समस्या उनको लगेगी ही और उसका विरोध करेंगे ही। आम जनता को इससे कोई नुकसान मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए सरकार का काम है देश चलाना, ना कि ट्रेन चलाना और बाकी सिस्टम को चलाना। उसका काम है पॉलिसी बनाना। वैसे सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन लागू करती है तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो उनका एक्चुअल स्किल होगी उस स्किल के हिसाब से उनको जॉब मिलेगी और बिना आरक्षण के उनका रिजर्वेशन के बिना ही प्रमोशन मिलेगा, मेरिट पे आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी मेरिट पे ही आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन हर सेक्टर के लिए ठीक नहीं है। जैसे ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करेंगे, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, हम उनको बाहर की कंपनियों को क्यों बेचेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत पेट्रोलियम फायदे में है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर को हमको प्राइवेटाइजेशन में नहीं लाना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर हमारे देश के नौनिहालों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ऐसा एग्जाम्पल है, अमेरिका में ऑलमोस्ट जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया है और आज की तारीख में कंडीशन ये है कि बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की है तो आप बिना लोन के वहां पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि सरकार का काम है एजुकेशन प्रॉपर तरीके से देना और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एजुकेशन सरकार के द्वारा ही दी जाती है। हेल्थ केयर की बात अगर हम करते हैं तो हेल्थ केयर में भी प्राइवेटाइजेशन उचित नहीं है। इससे दवाएं और इलाज बहुत महंगा हो जाएगा और आम जनता की पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है डिफेंस। अगर डिफेंस में हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का रोल ही यही है कि हमको पैसा जनरेट करना है, तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी वो हमेशा चाहेगी कि उसके हथियार बिकते रहें और हथियार बिकने के लिए वो चाहेगी कि देश में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे तो हमारा प्रॉफिट होता रहेगा। इसलिए वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। तो अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जिसमें 1.5 GB 2 GB 3 GB का डाटा आपको पर डे मिलता रहता है, ये भी प्राइवेटाइजेशन की बदौलत है। अगर आप BSNL के भरोसे बैठे होते तो 1 GB पर मंथ पे होते और आज ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप कहीं पर भी वाईफाई का जुगाड़ करते या घर पहुंचते तब इस वीडियो को देखते, मोबाइल पे आप इसको ना देख पाते। आपके बच्चों की जो पढ़ाई हो पा रही है वो भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही हो पा रही है। प्राइवेट कंपनियों में ने 2G के 3 लाइसेंस खरीदे और आज आप उन इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।